जय हिंद दोस्तों। पीसीएस विद्या केंद्र में आपका स्वागत है। हम यूपी पीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं मॉडल आंसर के साथ। पहले वीडियो में हमने हड़प्पन टाउन प्लानिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो 2020 में आया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो 2024 में पूछा था। और दूसरा, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो 2022 में पूछा था। आंसर को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, यूपी पीसीएस मेंस में आंसर सिर्फ देख लिया और सुन लिया इतना काफ़ी नहीं है। आंसर लिखना ही रियल प्रैक्टिस है। जो लिखता है वही आर्टिकुलेट करता है। इसलिए आप दोनों आंसर्स लिखिए अपने नोटबुक में। आंसर राइटिंग ही वो ब्रिज है जहाँ से नॉलेज मार्क्स में बदलती है। एग्जाम में कंटेंट सबके पास होता है, डिफरेंस बनाता है प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी। और ये दोनों चीज़ें जब आएंगी जब आप लिखने की आदत डालेंगे। आपको करना ये है कि इस वीडियो के दोनों क्वेश्चंस खुद लिखिए अपने नोटबुक में और अपना रिटन आंसर पीसीएस विद्या केंद्र टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। याद रखिए, आंसर राइटिंग इज नॉट मेमोरी वर्क, इट्स एक्सप्रेशन वर्क। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये 2024 का क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये कोर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है कि आपको पता है क्या, कैसे और किस बेसिस पर हम एंशिएंट इंडिया के इतिहास को लिखते हैं। चलिए सिस्टमेटिकली समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिव देखते हैं। डायरेक्टिव दिया हुआ है इंट्रोड्यूस। जब डायरेक्टिव में इंट्रोड्यूस दिया होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ओवरव्यू और ओरिएंटेशन देना। एग्जामिनर यहाँ आपसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहता है जिसमें आप लिटरेरी सोर्सेज का नेचर, क्लासिफिकेशन और हिस्टोरिकल वैल्यू एक्सप्लेन करें विदाउट क्रिटिक और अननेसेसरी एवोल्यूशन। इसका मतलब आपको फैक्ट्स प्लस फ्रेमवर्क देना है, जजमेंट नहीं देना है। इसके स्कोप की बात करें तो यहाँ स्कोप इंटायर एंशिएंट पीरियड को कवर करता है, फ्रॉम वैदिक एज थ्रू अर्ली मिडिवल पीरियड, फ्रॉम 7 to 8th सेंचुरी सी तक। जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री टेक्स्ट हमें इतिहास लिखने के क्लूज देते हैं। ये इंक्लूड करेंगे रिलीजियस टेक्स्ट और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस और सेक्रेड टेक्स्ट की बात करें तो जैसे वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक। और अगर नॉन रिलीजियस या सेकुलर टेक्स्ट की बात करें तो जैसे पॉलिटिकल, बायोग्राफिकल, साइंटिफिक, लिंग्विस्टिक और फॉरेन अकाउंट। इसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस और मॉन्यूमेंट्स, इन सबको नहीं एक्सक्लूड करना है। फोकस करना है सिर्फ टेक्सचुअल एविडेंस पे। अगर आंसर को स्ट्रक्चर देखें तो इंट्रो में हम लिख सकते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, एंड बॉडी में क्लासिफिकेशन बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस एंड विद इट्स एग्जांपल्स एंड यूजफुलनेस। एंड कंक्लूजन में हम इवैल्यूएशन और कंटिन्यूटी लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। भारत के एंशिएंट इतिहास का रिकंस्ट्रक्शन लिटरेरी सोर्सेज पर आधारित है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपेंड्स लार्जली ऑन literary sources as they reflect India's political, social and economic and religious life across ages। मतलब कि भारत के एंशिएंट इतिहास पर रिकंस्ट्रक्शन लिटरेरी सोर्सेज पर आधारित है क्योंकि ये सोर्सेज हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एवोल्यूशन का सबूत देते हैं। आसिफ मजूमदार लिखते हैं कि इंडियन लिटरेचर इज नॉट मेयर पोएट्री और फिलोसफी, इट इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ये टेक्स्ट संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखे गए हैं और इनमें हमें धर्म, राजनीति, समाज और दर्शन के विविध रिकॉर्ड्स मिलते हैं। These texts composed in Sanskrit, Pali, Prakriti and Tamil form their intellectual foundation of ancient India's historiography। अगर हम इसका significance देखें, they provide earliest records of India's traditions and institutions, and they bridge between mythology and verifiable history, and help in correlating archaeological and epigraphic data, and also reveal India's mental and spiritual evolution through ages। अब आगे हम मेन बॉडी में देखते हैं। मेन बॉडी में हम लिटरेरी सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिलीजियस और सैक्रेड लिटरेचर एंड अदर इज सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस टेक्स्ट में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सोशल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये टेक्स्ट हमें रिचुअल के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमी और वैल्यूज के बारे में भी बताते हैं। रिलीजियस लिटरेचर में पहला आता है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले हमें ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है। हमें ट्राइबल पॉलिटी,
राजसभा समिति और आर्यन माइग्रेशन के क्लूज देता है। देन आता है सामवेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद रिलीजियस हिम्स और सोशल कस्टम्स के डिटेल्स देते हैं। अगर ब्राह्मण्स की बात करें तो दे प्रोवाइड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस का डिस्क्रिप्शन। देन अरण्यक और उपनिषद, दे प्रोवाइड फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स का राइज। अगर हिस्टोरिकल इंसाइट की बात करें तो दे प्रोवाइड अर्ली एग्रीकल्चरल, कैटल इकोनॉमी, वन डिवीजन और प्रोटो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का रिकॉर्ड मिलता है इनसे। एल वासम लिखते हैं कि द वेदास आर इंडियाज अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन पोएट्रिक फॉर्म। हम बात करते हैं एपिक्स की। दो एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। रामायण से हमें आइडियल किंगशिप, धर्म बेस्ड मोनार्की, इनके बारे में पता चलता है। महाभारत से हमें राजनीतिक डिलेमास, किनशिप नेटवर्क्स एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स का मिरर पता चलता है। बोथ एपिक्स रिकॉर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल रिपब्लिक्स टू मोनार्कल स्टेट, यानी कि गण से राज्य का जो ट्रांजिशन है वो पता चलता है। अगर एपिक्स के कल्चरल वैल्यूज की बात करें, दे सो पॉपुलर एथिक्स, सोशल कस्टम्स, पोजीशन ऑफ वुमेन एंड इंटर किंगडम रिलेशंस। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में पहला है त्रिपिटका। त्रिपिटका यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। दे सो मगधन पॉलिटिक्स, अर्ली संघ डिसिप्लिन एंड सोशल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है जातकाज। जातकाज आर अर्लीस्ट क्वाजी हिस्टोरिकल टेल्स mentioning kings like Bimbisar and Ajatasattu. देन इन मिलिंद पानो। मिलिंद पानो इंडो ग्रीक रूलर मेंडर के टाइम का डायलॉग लिटरेचर है। अगर इसके हिस्टोरिकल पहलू पे जाएं तो दे प्रोवाइड ट्रेड रूट्स, सिटीज लाइक राजगृह एंड पाटलिपुत्र एंड सोशल मोबिलिटी आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड। रोमिला थापर लिखती हैं कि बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड द फर्स्ट रियल क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स। जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर में अंग, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये सब आते हैं। इसमें अर्ली मगधन रूलर्स के मेंशन मिलते हैं। नॉन वायलेंस और रिनंसिएशन के आइडियल्स शो करते हैं, जिससे कि हमें सोशियो रिलीजियस चेंज के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवती सूत्र में महावीर और कंटेम्प्रेरीज के इंटरेक्शन का रेफरेंस मिलता है, यूजफुल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इंडिया। अगर पुराणों की बात करें तो 18 महापुराण और 18 उपपुराण हैं, जिससे हमें जीनियोलॉजी ऑफ किंग मिलता है। पुराणाज आर मिक्स ऑफ myth plus dynastic history of the Gupta age. They contain cultural geography, divisions of Bharatvarsh, sacred rivers and tribes. Historical caution की बात करें तो क्रोनोलॉजी वेग तो है बट यूजफुल फॉर ट्रेसिंग कल्चरल कंटिन्यूटी। अब बात करते हैं सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर की। सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स देखते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में पहली बुक आती है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। ये मॉडर्न एरा की स्टेट क्राफ्ट, टैक्सेशन, एस्पिनॉज, इकोनॉमी और वार पॉलिसी को दिखाती है। नेक्स्ट बुक इज नीतिसार बाय कामंदक। ये पोस्ट मॉडर्न टाइम की है, ये असास मॉडल को फॉलो करती है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल टेक्स्ट। पहली है राजतरंगिणी, जो कल्हन द्वारा लिखी गई थी 12th सेंचुरी सी में। It is the only continuous history of Kashmir written in Sanskrit verse. And the second is Harshcharita by Manbhat, which was written in 7th century. It is biography of King Harsh, epics, polity, education and urban life. अगर इसके रिलेवेंस की बात करें, the show rise of food culture and regional historiography. It was first attempts at chronological recording of events in India. अब आते हैं साइंटिफिक एंड लिंग्विस्टिक टेक्स्ट पे। साइंटिफिक एंड लिंग्विस्टिक टेक्स्ट की बात करें तो पहला आता है पाणिनीज अष्टाध्यायी, जो 5th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। ये लिंग्विस्टिक परफेक्शन मेंशंस जनपदा लाइक गांधारा, कुरु एंड पांचाला। नेक्स्ट इज पतंजलि's महाभाष्य। पतंजलि महाभाष्य की बात करें तो इट गिव्स glimpses ऑफ मॉडर्न क्वालिटी। नेक्स्ट इज सुश्रुत संहिता, विच वॉज literature on medicine, and Arvatia, which was literature on astronomy. They reveal scientific advancement and state patronage of learning. Scientific texts also serve as socio-economic documents, showing patronage system and intellectual specializations. अगर foreign accounts की बात करें तो इसमें पहले मेगास्थनीज की इंडिका आती है, जो हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल क्लासेस और फार्मिंग के बारे में बताती है। उसके बाद प्लिनी और स्ट्रोगो के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे कि हमें ट्रेड रूट्स और इकोनॉमी का पता चलता है। फायान की 5th सेंचुरी सीन के रिकॉर्ड से गुप्ता का इंडियाज बुद्धिस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में और इंडियाज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी के बारे में पता चलता है। जुएन जॉन का 7th सेंचुरी सी में भारत आया था, इससे हासा के एम्पायर के बारे में और यूनिवर्सिटी लाइफ एट नालंदा के बारे में पता चलता है। ये अकाउंट्स इंडियन सोर्सेज को सप्लीमेंट करते हैं
पर उन्हें क्रिटिकल लेंस से पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये आउटसाइडर्स के इम्प्रेशंस हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्सेस को इवेलुएट करें तो हम उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं, उनके लिमिटेशंस को देखते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो दे ऑफर मोरल, पॉलिटिकल एंड सोशल डिटेल अक्रॉस सेंचुरीज। दे रिफ्लेक्ट continuity of civilization from Vedic to Gupta era and reveal mental universe of ancient India, faith, duty and power, and allow comparative reconstructions with archaeology. Limitations की बात करें तो माइथोलॉजी और एग्जेजरेशन फैक्चुअल एक्यूरेसी को ब्लर करते हैं। दूसरा, क्रोनोलॉजी इरेगुलर है। तीसरा, मोस्टली एलीट ऑथर्ट है। लोअर सोशल ग्रुप्स का पर्सपेक्टिव मिसिंग है। चौथा, सेक्टेरियन बायस है। ईच रिलीजियस स्कूल प्रेजेंट्स पार्शियल ट्रूथ। रोमला थापर लिखती हैं कि टेक्स्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज कल्चरल स्टेटमेंट, नॉट एज न्यूट्रल डॉक्यूमेंट। कंक्लूजन की बात करें तो भारत के लिटरेरी सोर्सेस सिर्फ इतिहास के डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि सिविलाइजेशन के मोरल और इंटेलेक्चुअल डीएनए हैं। फ्रॉम ऋग्वेद टू राजतरंगिणी, यही ग्रंथ हमारे समाज के थॉट प्रोसेस, गवर्नेंस एंड फेथ को दर्शाते हैं। एल वासम लिखते हैं कि इन द वास्ट ओशन ऑफ इंडियन लिटरेचर लाई द करेंट ऑफ हर पॉलिटिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल हिस्ट्री। इन शॉर्ट, ये शब्द ही थे जिन्होंने भारत को लिखा और जिनके सहारे हम आज भी अपना इतिहास समझते हैं। द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडिया फ्रॉम ऋग्वेदा टू राजतरंगिणी फॉर्म अ कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन preserving India's evolving worldview. Thus, literary texts are the soul of India's historical memory, enabling the reconstruction of its civilization in both depth and spirit. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 2022 का क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में पूछा गया। ये क्वेश्चन सिर्फ बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स के नाम पूछता हुआ नहीं लगता है, लेकिन असल में एग्जामिनर देखना चाहता है कि मॉडर्न कला का स्टाइल, सिंबोलिज्म और इंडियन आर्ट ट्रेडिशन पर उसका प्रभाव। तो चलिए सिस्टमेटिकली समझते हैं। अगर डायरेक्टिव की बात करें तो डायरेक्टिव दिया हुआ है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है आपको फैक्ट्स को ऑर्डरली, विजुअल और डिटेल्ड मैनर में लिखना है। सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं बल्कि उसकी फीचर्स, टेक्निक और मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरप्रिटेटिव टोन रखनी है। क्रिटिक या इवेल्युएशन ऑप्शनल है पर एक शॉर्ट रिफ्लेक्टिव एंड जरूर देना चाहिए। अगर स्कोप की बात करें तो वी हैव टू कवर ऑल मेजर फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर which includes imperial art, religious monuments, rock cut caves, stupas, sculptures and folk art. अपने आप को लिमिट करना है, पॉलिटिकल इवेंट्स से एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस नहीं करना है, फोकस प्योरली ऑन एस्थेटिक, मटेरियल एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्लस इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। देन बॉडी में फॉर्म्स, फीचर्स, मटेरियल स्टाइल और सिंबोलिज्म लिख सकते हैं एंड इन द कंक्लूजन लेगेसी एंड इवैल्यूएशन लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉडर्न पीरियड भारत का पहला इंपीरियल और कल्चरल सिंथेसिस था। ये वो समय था जब अशोका के धम्म ने पावर और डिवोशन को एक साथ जोड़ा और आर्ट एथिकल एक्सप्रेशन बन गया। पर्सी ब्राउन ने लिखा था द मॉडर्न एज विटनेस द बर्थ ऑफ इंडियन आर्ट इन ड्यूरेबल फॉर्म। इस युग में पहली बार आर्ट ने मॉन्यूमेंटल स्केल, रिफाइंड पॉलिश और फिलोसफिकल डेप्थ आई। वुड बेस्ड ट्रेडिशन को रिप्लेस करके स्टोन ने परमानेंस और डिग्निटी दी। Modern period marks the first great artistic flowering of the Indian subcontinent, blending imperial vision with Buddhist ethics. It is characterized by the use of stone on monumental scale, refined craftsmanship, and a sense of moral purpose under Emperor Ashoka. मेन बॉडी पे आते हैं तो salient features of modern art and architecture देखते हैं। पहला है यूज ऑफ स्टोन एंड मॉन्यूमेंटली। मॉडर्न आर्ट का सबसे पहला इनोवेशन था ट्रांजिशन फ्रॉम पेरिसेबल मटेरियल टू स्टेबल स्टोन। स्टोन चीफली चुना सैंडस्टोन होता था, फाइन ग्रेन्ड एंड पॉलिश फ्रेंडली। फेमस मॉडर्न पॉलिश सो रिफ्लेक्टिव दैट इट रिजेंबल्ड ब्रॉन्ज अ मिरर फिनिश। इस पॉलिश का एग्जाम्पल हम देखते हैं अशोकन पिलर्स, बराबर केव्स और सारनाथ लैंड कैपिटल में। आसिम मजुमदार कहते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टोन फॉर वुड was the Maurya's most enduring legacy. Wooden prototypes of pre-Mauryan huts and halls were faithfully translated into stone, proving continuity rather than rupture of Indian archaeological tradition. अगर बात करें रॉयल आर्किटेक्चर की, then Mauryan imperial architecture
पावर और एस्थेटिक्स का प्रतीक था। सबसे फेमस एग्जाम्पल है पाटलिपुत्र पैलेस, उमरार उमराहर एक्सवेशंस के। लेआउट इंस्पायर्ड बाई Achaemenid, Persian and Hellenistic palaces, but built with Indian planning sensibility. Pillared halls, wooden roofs, and open courtyard. Pillars were fluted, bases well shaped, and topped with lotus motif. Floors have big, black, polished sandstone tiles. A.L. Wasam लिखते हैं कि modern art combines foreign form with Indian spirit. Patalputta Palace symbolized the imperial vision of unity and centralization अंडर चंद्रगुप्त एंड अशोक। बात करते हैं अशोकन पिलर्स की। अशोकन पिलर्स मॉडर्न आर्ट फॉर्म का सबसे सेलिब्रेटेड फॉर्म है। ये मोनोलिथिक सैंडस्टोन शाफ्ट है विद कैपिटल मोटिव्स। ये 12 टू 15 मीटर्स टॉल होते थे, वेइंग अप टू 50 टन्स। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो ये मेड अप ऑफ चुना सैंडस्टोन होते थे, शोइंग हाई टेक्निकल प्रिसीजन। जो पिलर शाफ्ट होते थे वो सिलेंड्रिकल होते थे और टॉप पे स्लाइड टेपरिंग होती थी। Capitals have animal sculptures like lion, bull, elephant, and horse, symbolic of strength, fertility, and vigilance. Abacus carved with lotus or wheel motifs, जिसे धम्म चक्र भी कहते हैं. Inscriptions of Asoka's Dham edicts ethical messages of non-violence, tolerance, and compassion. Famous example है जैसे कि सारनाथ का लैंड कैपिटल एंड लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और सांची के पिलर्स। दे रिप्रेजेंट इंपीरियल अथॉरिटी प्लस स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी। एनिमल्स डिपिक्ट अशोकाज वर्जन ऑफ मॉडल किंगशिप। जब हम रॉक कट केव्स को देखते हैं तो मॉडर्न एज से रॉक कट आर्किटेक्चर की ट्रेडिशन स्टार्ट हुई। सबसे प्राचीन एग्जाम्पल है बराबर और नागार्जुनी केव्स। इसके पैटर्न थे अशोक और हिज ग्रैंडसन दशरथ। इट वॉज डेडिकेटेड टू अजीविका सेक्ट। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें, इट हैड सेमी सर्कुलर इंटेंसेस, फास्ट आर्क, प्लेन एक्सटीरियर, मिरर पॉलिश्ड इंटीरियर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो लोमस ऋषि केव की बात आती है। अर्लीस्ट प्रोटोटाइप ऑफ these rock cut caves were earliest prototype of later Buddhist Chaitya and Vihar caves. Ajanta, Kalle and Bhajar demonstrated shifts from ritual to meditative architecture. आगे आता है स्तूपाज एंड रिलीजियस आर्किटेक्चर। मॉडर्न पीरियड में बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्किटेक्चर को स्टेट पैट्रोनेज मिला। अशोका ने अपने धम्मा के प्रसार के लिए 84,000 स्तूप्स बनवाए थे। आर्किटेक्चरल फॉर्म की बात करें तो हेमी स्फेरिकल डोम होते थे जिसे अंडा कहते थे, रिलिक चैम्बर होते थे और हर्मिका जो कि रेलिंग टॉप होती थी। अर्ली स्तूपाज मेड ऑफ ब्रिक बट लेटर स्टोन क्रेस्ट, सांची बरहुत में देखने को मिलता है। सिंबोलाइज रिलिक वर्शिप एंड स्पिरिचुअल असेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सांची, बरहुत, पिपराहुआ, तक्षशिला ये सारे अर्ली रिलिक स्तूपाज थे। Stupas reflect combination of religious devotion, royal sponsorship, and public participation, turning architecture into spiritual geography. Next is sculptures and folk art. मॉडर्न आर्ट के साथ साथ फोक आर्ट भी पैरेलली फ्लरिश हुआ, जिसमें कि टेराकोटा फिगरेंस पाई जाती हैं, पाटलिपुत्र, मथुरा, राजघाट और तक्षशिला से मिलती हैं। अगर इन टेराकोटा फिगरेंस की बात करें तो दे डिपिक्ट फीमेल फर्टिलिटी फिगर्स, मदर गॉडेस, टॉयज एंड एनिमल्स made by hand with simple molds, represent local belief, rural rituals and popular aesthetics. स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो यक्ष और यक्षिणी के स्टैचूज मिलते हैं और एग्जाम्पल दीदारगंज यक्षिणी और परखम यक्ष। They were highly polished, frontal and monumental, blend of realism and symbolism. यक्ष प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी को दिखाता है और यक्षिणी abundance and beauty को। These figures mark the transition from religious to anthropomorphic representation, a foundation for later Hindu, Buddhist and Jain iconography. इवेल्युएशन की बात करें तो मॉडर्न आर्ट के अंदर पावर और डिवोशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। ये आर्ट एक पॉलिटिकल टूल भी था और एक एथिकल मैसेज भी। स्ट्रेंथ की बात करें तो मॉन्यूमेंटल स्केल एंड ड्यूरेबिलिटी, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ धर्म एंड यूनिटी, टेक्निकल मास्टरी, स्टोन पॉलिश, मोनोलिथिक कार्विंग, integration of Indian, Persian and Hellenistic elements. But there are limitations as well. Religious dominance and secular art were limited. Artistic expression often symbolic, not narrative. Foreign elements inspire from, पर essence है Indian, spiritual, introspective and moral. अगर कंक्लूजन की बात करें तो मॉडर्न कला ने भारत के इतिहास को एक दृश्य रूप दिया, जहां इंपीरियल ग्रैंडोर और एथिकल विजन एक साथ आए।
From polished pillars to serene caves, from royal palaces to folk figurines, every creation reflected discipline, devotion and dignity. इस युग ने इंडियन आर्ट को फाउंडेशन दी जो आगे सुंग, कुषाण और गुप्ता पीरियड में और रिफाइंड और नरेटिव बन गई. Truly Mauryan age was the golden dawn of Indian stone art, where kings became patterns and art became dharma. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पावर, स्पिरिचुअल रियलिज्म एंड टेक्निकल एक्सीलेंस. It laid the foundation for Indian sculpture and architectural tradition that culminated in the Sunga Kushan and Gupta periods. Thus, the modern age stands as the golden dawn of Indian stone art, combining imperial grandeur with ethical depth. अब हम कुछ golden rules for answer writing देखते हैं. सबसे पहला है डायरेक्टिव. डायरेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंट्रोड्यूस पूछा है तो हमें ओवरव्यू देना होगा, अगर डिस्क्राइब पूछा है तो फैक्चुअल डिटेल देनी होगी, अगर एग्जामिन पूछा है तो बैलेंस क्रिटिक करना होगा. दूसरा है स्ट्रक्चर. एक फिक्स स्ट्रक्चर के साथ हमें लिखना होगा. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इस स्ट्रक्चर से लिखे, हेडिंग्स को यूज करें, फ्लो और बैलेंस को मेंटेन रखें. तीसरा है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें. जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे एग्जामिनर के लिए रीडेबिलिटी हो जाती है और मार्क्स हम फैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा. चौथा है वर्ड लिमिट का ध्यान रखें. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें टीचर्स विद्या केंद्र को. और सबसे ज़रूरी लिखते रहिए क्योंकि लिखना ही एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे बड़ा वेपन है. इन दोनों क्वेश्चंस को लिखकर टेलीग्राम पर जरूर पोस्ट कीजिए. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए और अपने इतिहास को जीते रहिए. जय हिंद.